अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, आपको दो प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, एक इसी सीरीज का और एक प्रैक्टिकल वाला, दोनों देख लेना। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियोस आप देख कर ही इस वीडियो पे आए हैं, ताकि ये वीडियो और आगे आने वाला वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो ये शुरू करते हैं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि आज का वीडियो काफी लंबा होने वाला है। फंक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइम हमारा फंक्शंस इंट्रोड्यूस हो रहा है थियोरेटिकल वाले प्लेलिस्ट में। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, डेफिनेशन, कॉलिंग एंड रिकर्जन। आइए समझते हैं फंक्शंस क्या होता है। इंट्रोडक्शन। टू मेक प्रोग्राम सिंपल, इजी टू डिबग, वी ब्रेक अ लार्जर प्रोग्राम इनटू स्मॉलर सब प्रोग्राम which perform well defined task। मतलब क्या है, मतलब फंक्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है ना, एक बड़ा प्रोग्राम आपको बनाना है तो बेहतर ये होता है कि उस बड़ा प्रोग्राम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, और वो जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से क्या होगा, आपका प्रोग्राम सिंपल हो जाएगा और उसको डिबग और मेंटेन करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जो पार्ट्स में डिवाइड करना और दोनों को साथ में जोड़ना है ना, ये पार्ट्स जो है यही फंक्शन है। तेरे एक पार्ट एक फंक्शन है, चार पार्ट चार अलग अलग फंक्शन है, साथ में मिलकर ये एक प्रोग्राम बन गया। ठीक हो गया। बेनिफिट्स ऑफ फंक्शन क्या होता है? रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है पूरा ओवरऑल कोड का। इंक्रीज रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो फंक्शनिंग प्रोग्रामिंग यानी फंक्शंस वगैरह से आपको मिलता है, कि आप एक फंक्शन लिख दिया उसको आप जितना बार मर्जी रीयूज कर सकते हैं, तो रीयूजेबिलिटी बढ़ जाता है। मेक्स कोड डिबगिंग इजियर, कोड को डिबग करना आसान हो जाता है। और इनेबल मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को इनेबल करता है। ठीक है। की कॉन्सेप्ट क्या है? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि आप एज अ मॉड्यूल इस्तेमाल करेंगे और उसको जब मर्जी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक कोड लिख के आपने मॉड्यूल बना दिया और उसको जब मर्जी इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग हेडर फाइल इस्तेमाल करते हैं। अब stdio एक फाइल है, वो तो कब किसने लिख के रख दिया ना, हर बार उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं मॉड्यूलर। की कॉन्सेप्ट क्या है? फंक्शंस आर सी बिल्डिंग ब्लॉक वेयर एवरी प्रोग्राम एक्टिवली ऑकर, यानी फंक्शन जो है वो सी का बिल्डिंग ब्लॉक्स है और हर प्रोग्राम जो चलता है वो फंक्शन से ही चलता है। आपको पता है एक्टिव फंक्शन से होता है, मेन फंक्शन ही मेन हमारा है। ठीक है। इट इज अ सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम सेगमेंट दैट कैरीज आउट स्पेसिफिक वेल स्ट्रक्चर डिफाइंड। आइए समझते हैं फंक्शंस क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। यानी फंक्शन क्या होता है ना, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है जो एक साथ एक टास्क परफॉर्म करते हैं। कैसे करके? फंक्शन में की कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, यानी किन किन चीजों से फंक्शन बनता है। सबसे पहले फंक्शन का नाम होता है, फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा, यानी वो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा उसका टाइप होता है। अब हमें पता है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चार ही फंडामेंटल डेटा टाइप है, कैरेक्टर है, इंट है, डबल है और फ्लोट है, तो इन चारों में से कोई एक होगा। तीसरा होता है पैरामीटर लिस्ट, यानी वो फंक्शन कितना पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। पैरामीटर क्या है ये हम लोग आगे आएंगे पढ़ेंगे। उसके बाद होता है फंक्शन बॉडी, यानी इन तीन चीजों के बाद हम बताते हैं फंक्शन बॉडी क्या है। फंक्शन बॉडी का मतलब उस फंक्शन में काम क्या होगा। और रिटर्न स्टेटमेंट, यानी यहाँ पर रिटर्न टाइप था कि कौन सा टाइप का डेटा रिटर्न होगा, और यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि क्या रिटर्न होगा, यानी उसी पर्टिकुलर टाइप का, जो कि ऐसे दिखता है। अब देखिए रिटर्न टाइप यहाँ लिखते हैं हम लोग, यानी इंट होगा, फंक्शन कैर होगा, क्या चीज रिटर्न करेगा उसका टाइप यहाँ लिखते हैं। फंक्शन का नाम हम लोग यहाँ लिखते हैं, फंक्शन का पैरामीटर लिस्ट हम लोग यहाँ देते हैं, और ये फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट देते हैं। ये सिंटेक्स है जो कि मेन फंक्शन हम लोग हमेशा से बनाए हुए आप देखे हैं ऑलरेडी, वैसे ही फंक्शन होता है। मेन में यहाँ इंट लिखा होता है, फंक्शन का नाम मेन होता है, पैरामीटर खाली रहता है हम लोग का हमेशा, और यहाँ से पूरा बॉडी रहता है, और एंड में रिटर्न जीरो हम लोग करवाते हैं हमेशा। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। अब हम लोग फंक्शन खुद से जब बनाएंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन, तो ऐसे ही उसका भी सिंटेक्स होता है। यहाँ पर पैरामीटर का लिस्ट जाएगा, यहाँ पर आप जो मर्जी स्टेटमेंट डाल सकते हैं, और एंड में आप रिटर्न करवा सकते हैं कुछ भी। तो ये पूरा का पूरा एक फंक्शन का डेफिनेशन बनता है इस तरीके से। आगे इसी को, यही पूरा कंपोनेंट्स को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अब फंक्शन का कैटेगरी देख लीजिए क्या क्या होता है। फंक्शन का कैटेगरी, फंक्शन इन सी कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन कैटेगरी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और बल्कि मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, दो किस्म का फंक्शन होता है। एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन, जिसको हम लोग प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं, जो कि प्री डिफाइंड होता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सी में। नीड जस्ट टू इंक्लूड अप्रोप्रिएट लाइब्रेरी, जैसे कि इंक्लूड 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 करके हम लोग करते हैं ना, इंक्लूड stdio, इंक्लूड टाइम वगैरह, इंक्लूड स्ट्रिंग वगैरह, तो ये सब भी फंक्शंस है, लेकिन ये प्री बिल्ड फंक्शन है या प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड का मतलब इनका काम ऑलरेडी, इनका बॉडी में क्या होगा, ये कैसे काम करेंगे, ये पहले से लिखा हुआ है। इसका एग्जांपल जैसे कि प्रिंटफ भी एक फंक्शन है। आप देखिए यहाँ पर पैरेंथेसिस के साथ हम लोग प्रिंटफ इस्तेमाल करते हैं ना, तो प्रिंटफ एक फंक्शन है जो stdio के अंदर प्री डिफाइंड है, हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। स्कैनफ एक फंक्शन है, स्ट्रिंग लेंथ एक फंक्शन है जो स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल से आता है, उसमें लिखा हुआ वहां पर प्री डिफाइंड है। स्ट्रिंग कॉपी एक फंक्शन है। ये सब प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो अब तक हम लोग इस्तेमाल करते आए हैं, और हमें मालूम भी है और हम लोग फेमिलियर भी है उससे। लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी यूजर का मतलब एज अ डेवलपर जो फंक्शन आप बनाते हैं खुद अपने काम के लिए, जो प्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इट हैज टू बी डेवलप्ड बाय द यूजर एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग रिटर्न, यानी प्रोग्राम जब आप रिटर्न करते हैं तब जाके आप फंक्शंस को बनाते हैं खुद से, उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। एग्जांपल आप देखिए, आपने मैक्स लिखा, फंक्शन का नाम, उसका डेटा टाइप बता दिया कि ये फंक्शन कौन सा टाइप का डेटा रिटर्न करेगा, और आपने यहाँ पर क्या किया, इंट num1 इंट num2, यानी ये दो पैरामीटर है जो ये एक्सेप्ट करेगा। पैरामीटर क्या है, कैसे
कैसे एक्सेप्ट करता है आगे डिस्कस करेंगे, इस पे टेंशन मत लीजिए। लेकिन पैरामीटर ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो दे सकते हैं, चाहे तो ना दे सकते हैं। जैसे कि फंक्शन जो हम लोग मेन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं उस पर अब तक हमने पैरामीटर नहीं दिया। अगर आप प्रैक्टिकल वाला सीरीज देखेंगे तो वहां आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है, लेकिन आप पैरामीटर दे सकते हैं। तो आगे पढ़ेंगे इसको। सेम एज हमने एक डबल नाम का वेरिएबल बनाया, डबल नाम का डेटा टाइप बनाया, यानी डबल नाम का एक फंक्शन बनाया जो डबल टाइप रिटर्न करेगा। नाम हमारा एवरेज है फंक्शन का, टाइप उसका डबल है, और यहाँ पर हमने क्या किया, एक एरे भेज दिया पूरा और एक एरे का साइज भेजा। ये चीज हम लोगों ने एरे वाले वीडियो में ऑलरेडी देखा हुआ था, राइट, कि किस तरीके से पैरामीटर पास करते हैं। फंक्शन दैट सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम फॉर योर प्रॉब्लम, यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होता है ना कि जो आपके फंक्शन में आपके प्रोग्राम में जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के लिए आप फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, समझ गए। दो किस्म का फंक्शन है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन जिसका एग्जांपल हमने दिया जो हम अब तक इस्तेमाल करते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन का आर्किटेक्चर कैसे होता है हमने ऊपर ऑलरेडी देख लिया। अब नीड फॉर यूजर डिफाइंड फंक्शन, अब यूजर डिफाइंड फंक्शन का जरूरत क्या पड़ता है। इफ अ प्रोग्राम इज डिवाइड इनटू फंक्शनल पार्ट देन ईच पार्ट मे बी इंडिपेंडेंटली कोडेड एंड लेटर कॉम्बाइंड टू अ सिंगल यूनिट। यानी मान लीजिए अगर प्रोग्राम डिवाइड है फंक्शनल पार्ट में, मान लीजिए आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसको बनाने से पहले ही आपने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया कि ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो आपको 4 अलग अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा जो अपना अपना काम करेगा और फिर चारों को सिंक या लिंक या कॉम्बाइन करना पड़ेगा जिससे वो 4 फंक्शन एक साथ काम कर सके। बस यही रीजन होता है और इसी को मॉड्यूलर कोड बोलते हैं, और यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने का मकसद यही होता है। ठीक हो गया। एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलर अप्रोच, क्या एडवांटेज होता है मॉड्यूलर, और जो मॉड्यूलर होता है ना, मैंने बताया ना 4 चीज को अलग अलग बना के एक साथ सिंक करना कि वो एक यूनिट की तरह काम करे, इसी को बोलते हैं मॉड्यूलर अप्रोच, या बार बार रीयूज करने को भी मॉड्यूलर अप्रोच बोल देते हैं। ठीक है। लेंथ ऑफ प्रोग्राम कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग फंक्शंस, फंक्शन इस्तेमाल करने से प्रोग्राम का ओवरऑल लेंथ जो है वो कम हो जाता है कहीं ना कहीं। रीयूजेबिलिटी ऑफ फंक्शन इंक्रीज, यानी फंक्शन को रीयूजेबल करने का जो एबिलिटी होता है वो इंक्रीज होता है, और ये सबसे बेस्ट एडवांटेज होता है। इट इज इजी टू यूज, इस्तेमाल करना भी आसान हो जाता है। आपको पता है हर फंक्शन का अपना काम है, दूसरे फंक्शन उसका लेना देना डायरेक्ट नहीं है। डिबगिंग इज मोर सुटेबल इजियर फॉर प्रोग्राम, डिबग करना बहुत ईजी हो जाता है अगर प्रोग्राम बहुत बड़ा हो गया है तो। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड एक्चुअल लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम, आप एक्चुअल लॉजिक समझ सकते हैं, यानी लॉजिकल एरर होने का चांसेस भी कम जाता है। डिबग करना आसान हुआ तो समझ लीजिए लॉजिक एरर भी कम हो जाएगा। ठीक है, और लॉजिक एरर कम है तो डिबग करना आसान है, दोनों साइमल्टेनियसली आप ले लीजिए। हाईली सूटेड फॉर केस फॉर लार्जर प्रोग्राम, ये मोस्ट ऑफ द टाइम लार्जर प्रोग्राम में बहुत जरूरी हो जाता है। बाय यूजिंग फंक्शन इन प्रोग्राम इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट मॉड्यूलर एंड स्ट्रक्चर प्रोग्राम, यानी फंक्शन को प्रोग्राम में इस्तेमाल करने से क्या होता है, आपका जो पूरा का पूरा प्रोग्राम उसको आप मॉड्यूलर और स्ट्रक्चर वे में बना सकते हैं। की पॉइंट, फंक्शंस आर सी बिल्डिंग ब्लॉक वेयर एवरी प्रोग्राम एक्टिविटी ऑकर, यानी सी का बिल्डिंग ब्लॉक फंक्शन है जहां पर हर प्रोग्रामिंग एक्टिविटी होता है, क्योंकि हम लोग सब कुछ तो मेन फंक्शन के अंदर ही लिखते हैं, तो सी पूरा का पूरा फंक्शनल प्रोग्राम है। ठीक है। इट इज अ सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम सेगमेंट दैट कैरीज आउट स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क, यानी ये खुद का आप बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर ब्लॉक है जो कि एक स्पेसिफिक वेल डिफाइंड तरीके से लिखा जाता है और इसके अंदर एक स्पेसिफिक काम होता है। ठीक हो गया, जो आगे हम लोग और डिटेल में समझ जाएंगे जब अभी हम लोग पूरा फंक्शन बनाना सीखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, यानी अब तक हम लोग फंक्शन से रिलेटेड चीजें पढ़ रहे थे फंक्शन बनाने से पहले, अब फंक्शन को बकायदा बनाना शुरू करेंगे। बिफोर डिफाइनिंग अ फंक्शन इट इज अप्रोप्रिएट टू डिक्लेयर अ फंक्शन अलोंग विद इट्स प्रोटोटाइप, यानी प्रोटोटाइप समझते हैं ना, एक चीज का प्रोटोटाइप होता है जिससे आप रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो फंक्शन बनाने से पहले उसका प्रोटोटाइप देख लीजिए। तो जर्नल फॉर्म क्या है, पैरेंथेसिस के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, ये सिर्फ ये, तो इसका क्या मतलब हुआ, अ फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट अ फंक्शंस नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर। एक्चुअली में जो है ना यही फंक्शन है, यानी जो सिंटैक्स होता है ना फंक्शन का, ये फंक्शन का सिंटैक्स है। अब एक जो फंक्शन, ये जर्नल फॉर्म, एकदम जर्नल फॉर्म है। ठीक है। अब फंक्शन डिक्लेरेशन, जो फंक्शन डिक्लेयर हम लोग करते हैं ना, तो उससे बेनिफिट ये होता है कि कंपाइलर को वो बताता है कि ये जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया इसका नाम क्या है, इसका रिटर्न टाइप क्या है और इसका पैरामीटर्स क्या है। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट होता है। पैरामीटर नेम्स क्या होता है, ओनली देयर टाइप इज रिक्वायर्ड नॉट देयर नेम, यानी पैरामीटर का नाम जरूरी नहीं होता है लेकिन पैरामीटर का टाइप जरूरी होता है। ठीक है, कि कौन सा टाइप का पैरामीटर आएगा। पैरामीटर का मतलब यहाँ पर ये होता है ना मोस्टली कि फंक्शन में कुछ डेटा हम लोग को डालना होता है, तो वो कौन सा डेटा एक्सेप्ट करेगा। डेटा का टाइप होता है ना, हर डेटा का टाइप होता है। पैरामीटर फंक्शन में देने का मतलब ये है कि फंक्शन में कोई ना कोई डेटा जा रहा है। अगर एक पैरामीटर दिया तो एक डेटा जाएगा, 2 पैरामीटर दिया तो 2 डेटा जाएगा। पैरामीटर का कोई एंड नहीं है, आप 50 पैरामीटर भेजेंगे तो 50 डेटा फंक्शन के अंदर जाएगा। अब जाहिर सी बात है अगर फंक्शन के अंदर डेटा जाएगा तो कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होगा तभी तो डेटा ले रहे हैं। अब ये जाएगा या नहीं जाएगा ये डिसाइड भी प्रोग्रामर ही करते हैं। तो अगर पैरामीटर खाली छोड़ दिया तो इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि फंक्शन के अंदर कोई डेटा जाएगा नहीं। ठीक है, बाहर से कोई डेटा फंक्शन में नहीं आएगा। और अगर पैरामीटर पास कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि बाहर से डेटा फंक्शन के अंदर आएगा। क्यों लाएंगे, कैसे आएगा, कैसे भेजेंगे, ये सब सवाल का जवाब नीचे आपको स्लाइड में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आप ये समझिए कि पैरामीटर जब डेटा आएगा तो डेटा का टाइप भी होता है। ठीक है, तो पैरामीटर का नाम जरूरी होता है, पैरामीटर नेम, ओनली द टाइप इज रिक्वायर्ड नॉट द नेम, यानी पैरामीटर का टाइप जरूरी होता है कि डेटा टाइप कौन सा है ये जरूरी होता है कंपाइलर के लिए। इसके बाद आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन, इसका मतलब क्या होता है, रिक्वायर व्हेन यू डिफाइन अ फंक्शन इन वन सोर्स फाइल एंड कॉल इट अनदर, यानी ग्लोबल डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है ना कि आप जब किस चीज को ग्लोबल
ग्लोबल बना देते हैं तो हर कोई उसको इस्तेमाल कर सकता है उस सोर्स कोड में। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन कब जरूरत पड़ता है कि जब आप फंक्शन को एक सोर्स फाइल में डिफाइन करते हैं, यानी एक लेट्स से आपने बनाया func.c फाइल का नाम, उसमें फंक्शन लिखा, और दूसरे किसी सोर्स फाइल में दूसरा एक आपने फाइल बनाया new.c, उसमें आप वो फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तब जाके आपको ग्लोबल डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। दिस इज एडवांस, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस, डिक्लेयर फंक्शन एट द टॉप ऑफ द फाइल और इंक्लूड देम इन द हेडर फाइल फॉर बेटर कोड रिकॉग्नाइजेशन। यानी अब ये जो बना दिया ना अलग से फाइल, तो उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस हो रहा है यहाँ पर, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। और अब तक हम लोग हेडर फाइल जैसे इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल वैसे इस्तेमाल करने हैं। अब देखिए कॉलिंग अ फंक्शन क्या होता है। द मेन, यानी मेन जो अपना मेन फंक्शन होता है, फंक्शन कैन कॉल अप दिस फंक्शन फ्रॉम सर्वर डिफरेंट प्लेस विद इन प्रोग्राम टू कैरी आउट द रिक्वायर्ड प्रोसेस। यानी जितना भी यूजर डिफाइंड फंक्शन आप बनाते हैं वो सब यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करने का काम मेन फंक्शन करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग सब कोड तो मेन के अंदर ही लिखते हैं ना, एज यू नो। तो मेन के अंदर हम लोग सब फंक्शन लिखते हैं। अच्छा, आगे इसमें भी बात करेंगे हम लोग, प्रैक्टिकल वाले में इसमें डिटेल बात करेंगे कि मेन के अंदर अपना फंक्शन लिखेंगे या मेन के बाहर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो हम लोग प्रैक्टिकल वाले में डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल में आप ये समझिए कि मेन जो फंक्शन होता है उसके अंदर दूसरा तमाम यूजर डिफाइंड फंक्शन का कॉल होता है, कॉलिंग होता है। तो मेन होता है जो कॉल करता है तमाम फंक्शंस को, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है अलग अलग जगह से। फंक्शन कॉलिंग का सिंटेक्स क्या होता है, आप देखिए फंक्शन कॉल का सिंटेक्स क्या है। मान लीजिए फंक्शन नेम नाम से हमने एक फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, यानी ये वाला फंक्शन मान लीजिए बना हुआ है इस तरीके से, इस तरीके से एक फंक्शन मान लीजिए पूरा बना हुआ है, ठीक है। ये फंक्शन नेम बना हुआ है। अब इस फंक्शन को इस्तेमाल करना है तो इसका मतलब होता है इसको कॉल करना। तो कॉल करने का मतलब ही यहाँ हमने समझाया कि कॉल करने का मतलब क्या है। ये देखिए सबसे पहले आप ये जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एज यू कैन सी, यहाँ पर मैं दोबारा जाकर आपको दिखाऊंगा कि कुछ ना कुछ ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो जो रिटर्न कर रहा है कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, तो वो वैल्यू आपको स्टोर करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो जाहिर सी बात है इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल पहले ले लिया रिजल्ट नाम का, कि फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा, और कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा ही, तो जो भी रिटर्न करेगा वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ रिटर्न नहीं करेगा जीरो आ जाएगा तो जीरो स्टोर हो जाएगा, लेकिन कुछ रिटर्न करेगा। जब आप एक फंक्शन बनाते हैं ना तो उसका कुछ ना कुछ रिटर्न करने का मकसद होगा ही होगा। तो वो फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा हमने उसको असाइन कहाँ किया, एक वेरिएबल में, रिजल्ट में कर दिया। अब हम लोग फंक्शन कॉल करने का तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम लिख दिया और दो पैरेंथेसिस लगा देंगे तो फंक्शन कॉल हो जाएगा। लेकिन जब फंक्शन हमने डिफाइंड किया था, एज यू कैन सी, इसको फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं, जब हमने फंक्शन डिफाइंड किया था तो हमने पैरामीटर पास किया था कि नहीं किया था ये देखना पड़ेगा। अगर हमने पैरामीटर पास किया था तो फिर फंक्शन जब कॉल करेंगे ना, इस्तेमाल करेंगे, तो पैरामीटर भेजना पड़ेगा जो डेटा टाइप वहां हमने बताया था। अगर हमने यहाँ पर 4 पैरामीटर दिया है तो आर्ग्यूमेंट में इसको पैरामीटर बोलते हैं, और जब फंक्शन को कॉल करते वक्त हम लोग यहाँ पास करते हैं ना कुछ, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर भी उतना ही आर्ग्यूमेंट भेजना पड़ेगा जितना वहाँ पैरामीटर मौजूद था, ठीक है। द रिटर्न वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल और यूज डायरेक्टली इन एक्सप्रेशन, ठीक है। डायरेक्ट एक्सप्रेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। हम लोग स्टोरी करेंगे अभी, डायरेक्ट एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मल्टीपल कॉल, फंक्शन कैन बी कॉल मल्टीपल टाइम विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट प्रोड्यूसिंग डिफरेंट रिजल्ट। यानी यहाँ पर फंक्शन जो कॉल करे ना अलग अलग आर्ग्यूमेंट के साथ, यानी अलग अलग नंबर के साथ हम लोग बार बार फंक्शन को कॉल कर सकते हैं ताकि फंक्शन डिफरेंट रिजल्ट रिटर्न करे, ठीक है। कंट्रोल ट्रांसफर, व्हेन अ फंक्शन कॉल इज मेड प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड टू द कॉल्ड फंक्शन। यानी ये कॉल, यानी ये जो कॉल है ये हमारे मेन फंक्शन के अंदर होगा। तो मेन फंक्शन के अंदर जैसे ही इस लाइन पे पहुंचेगा ना, मेन फंक्शन देखिएगा कि भाई एक फंक्शन को कॉल किया जा रहा है ना, तो जो एग्जीक्यूशन का जो ट्रांसफर है ना, ये जो एग्जीक्यूशन का जो प्रोसेस चल रहा है ना, वो ट्रांसफर कर देगा ये जो फंक्शन जहां भी बना हुआ है। तो ये फंक्शन कहाँ बना, यहाँ बना, तो वो यहाँ चला जाएगा, यहाँ से फिर वो यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, पूरा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे ही। तो ये रिटर्न कर रहा है, तो जाहिर सी बात हमने क्या कहा था, रिटर्न कहाँ रिसीव होगा, यहाँ रिसीव होगा, वो रिटर्न यहाँ रिसीव कर लेगा। जैसे ही वो यहाँ रिसीव करेगा रिटर्न, जहां पर मेन फंक्शन ने एग्जीक्यूशन को रोका था दोबारा उसके बाद से स्टार्ट कर लेगा, यानी इस लाइन के नीचे से फिर अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कंट्रोल ट्रांसफर, ठीक है। कि पहले कंट्रोल किसके पास था, मेन के पास था, उसने ट्रांसफर कर दिया इस फंक्शन के पास। जैसे ये फंक्शन आंसर रिटर्न कर दिया इस रिजल्ट के पास, वापस से कंट्रोल मेन के पास आया और मेन इस लाइन के बाद से फिर जो भी है उसको एग्जीक्यूट करना कंटिन्यू कर दिया। की पॉइंट, अ कॉल्ड फंक्शन programs a defined task and when its return statement is execute or when the function is ending closing braces is reached it return the program control back to the main program। यानी वही बात है कि जैसे ये वाला फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसका रिटर्न वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, दोबारा से मेन को कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। फंक्शन आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इफ अ फंक्शन इज यूज आर्ग्यूमेंट इट मस्ट डिक्लेयर वेरिएबल दैट एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। यानी वही बात है कि अगर यहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर आपको वेरिएबल पास करना होगा और यहाँ भी वेरिएबल पास करना होगा, यहाँ पर भी वेरिएबल पास करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में जो भेज रहे हैं वो वेरिएबल में ही होल्ड होगा डेटा। फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, बिहेव लाइक अदर लोकल वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन एंड आर क्रिएटेड अपॉन एंट्री इनटू द फंक्शन एंड डिस्ट्रॉय अपॉन एग्जिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू क्वेश्चन बोल लो, एग्जाम क्वेश्चन बोल लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान है। देखिए आर्ग्यूमेंट क्या होता है ना, इसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ये आर्ग्यूमेंट है। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक फंक्शन, मैं देखता हूँ नीचे एग्जाम्पल है कि नहीं, अगर है तो मैं हाँ यहाँ पर
एग्जांपल, हाँ यहाँ एक एग्जांपल है तो मैं आपको यहाँ आके एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग अपना इसी पे डिस्कस करते हैं आर्ग्यूमेंट पे। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट क्या होता है ना, देखिए फंक्शन में जैसे कि ये फंक्शन, इसके अंदर मैंने एक आर्ग्यूमेंट भेजा, नंबर भेजा, मान लीजिए मैंने 2 भेजा। अब यहाँ पर जब मैं 2 भेजूंगा तो यहाँ पर जो भी फंक्शन का पैरामीटर है ना, यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल अंदर में मुझे बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये देखिए लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन, क्योंकि ये 2 कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना। हमें पता है कि नंबर या कांस्टेंट जो भी है वो वेरिएबल में स्टोर होते हैं। तो अगर फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल हम लोग बनाते हैं ना, इसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। और अगर फंक्शन के बाहर बनाते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल होगा। अब फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बनाएंगे वो फंक्शन बॉडी के अंदर, एज यू कैन सी कर्ली ब्रैकेट में, तो बाहर में कोई भी और फंक्शन हो या वेरिएबल हो या प्रिंट फंक्शन हो, इसको कॉल नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इसी फंक्शन के अंदर सिर्फ चलेगा। दैट्स इट, क्योंकि ये लोकल है। अगर ग्लोबल बनाएंगे यानी फंक्शन से बाहर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, सब इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो फर्क क्या है लोकल और इसमें ग्लोबल में? तो फंक्शन के अंदर जब आप पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जो भी वैल्यू यूजर डालेगा, मान लीजिए 2 डाला, तो 2 को कहीं ना कहीं तो होल्ड करवाना पड़ेगा ना आगे काम करने के लिए। तो फंक्शन के अंदर आप लोकल वेरिएबल बनाते हैं। तो ये लोकल वेरिएबल जब बनता है तो क्या होता है, यही चीज हमने यहाँ पर बताया है। उसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला कि लोकल वेरिएबल क्या होता है ना, कि जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो लोकल वेरिएबल बनेगा ऑन द फ्लाई, और जैसे ही फंक्शन रिटर्न कर देगा ना आंसर, लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, उसका वजूद खत्म। तो जब जब वो फंक्शन को कॉल किया जाएगा वो लोकल वेरिएबल उसी वक्त क्रिएट होगा, और जैसे जैसे फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कॉल रिटर्न कर देगा वो रिजल्ट, लोकल वेरिएबल खत्म, डिस्ट्रॉय, वैनिश हो जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, कई जगह इसको पूछा जाता है। और यही पर यही जो फर्क मैंने बताया लोकल और ग्लोबल, इसी चीज को हम लोग स्कोप में पढ़ते हैं डिटेल में। स्कोप क्या है इसका? लिमिटेड टू फंक्शन बॉडी। स्कोप में ही 2 किस्म का वेरिएबल होता है, एक स्टैटिक जिसको लोकल भी बोल देते हैं और एक ग्लोबल। इसका रेफरेंस हमने पहले भी दिया हुआ है, अगर आपको याद होगा तो पहले वीडियोस में हमने इसका डिस्कशन किया हुआ था, एरे वाले में मेरा ख्याल से, या स्ट्रिंग वाले में। ठीक हो गया? तो आप समझ गए लोकल और ग्लोबल में क्या फर्क पड़ता है। और जब मैंने यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल के बारे में बात बोला था ना, ये यहाँ पर ग्लोबल डिक्लेरेशन, तब आप समझ गए होंगे कि ग्लोबल का मतलब क्या था, यानी किसी फंक्शन के अंदर वगैरह नहीं करना है। ठीक है? लाइफ टाइम, क्रिएट व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड, डिस्ट्रॉय व्हेन फंक्शन इज रिटर्न, यानी इस वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या है, ये कब तक जिंदा रहेगा। फंक्शन कॉल होगा तो इसको बनाया जाएगा, फंक्शन कंप्लीट होगा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, दैट्स इट, बात खत्म। लेकिन जब हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं वो वैसा नहीं है, वो पूरा सोर्स कोड में रहेगा, हर कोई उसको इस्तेमाल कर सकता है। की पॉइंट, चेंज मेड टू अ फॉर्मल पैरामीटर इनसाइड अ फंक्शन टू हैव नो इफेक्ट ऑन द आर्ग्यूमेंट यूज्ड टू कॉल अ फंक्शन। जब आप चेंजेस करते हैं फॉर्मल पैरामीटर में इनसाइड फंक्शन, तो कोई भी इफेक्ट नहीं होता आर्ग्यूमेंट में, जो जब आप उसको कॉल करेंगे। यानी आसान शब्दों में ये है कि ये जो लोकल वेरिएबल आपने बनाया ना फंक्शन के अंदर, वो फंक्शन के अंदर ही लोकल रहेगा, दैट्स इट। अब आते हैं रिटर्न स्टेटमेंट में। इन्फॉर्मेशन इज रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन इज टू कॉल पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम विया रिटर्न स्टेटमेंट। क्या मतलब इसका? मतलब इसका ये है कि रिटर्न का मतलब है कि जो भी कैलकुलेशन आपने किया, जाहिर सी बात है यूजर से डेटा लिया ना, कुछ नंबर दिया, उस नंबर को स्टोर करवाया लोकली, उसके बाद उसके साथ कुछ तो करना है। मान लीजिए आपने प्रेस किया कि आप 2 नंबर ले रहे हैं, 2 पैरामीटर भेजा तो 2 आर्ग्यूमेंट भेजेगा सामने वाला। जब सामने वाला 2 आर्ग्यूमेंट भेजा ए और बी, लेट से उसमें भेजा एक में 5 एक में 10, तो आपको कुछ तो करवाना है ना इन नंबर का। तो आपने ए बी का लोकल वेरिएबल बना लिया फंक्शन के अंदर, और उसके बाद आपने प्लस करवा दिया, ए प्लस बी कर दिया, तो आंसर क्या बनेगा? ए प्लस बी का 15 बनेगा, क्योंकि ए 5 था और बी 10 था। तो ये 15 आपको रिटर्न करना है ना, 15 रिजल्ट फंक्शन के अंदर से रिटर्न करना है, क्योंकि फंक्शन का यही काम था, प्लस करना। तो जो रिटर्न करते हैं वो कहाँ रिसीव होता है? हमने यहाँ ऊपर में देखा वो यहाँ रिसीव होता है। ठीक है? तो अब इसका आप इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं। तो रिटर्न करेंगे तभी तो फंक्शन के अंदर का कैलकुलेशन वाला चीज आएगा ना। तो यहाँ पर आता है रिटर्न का फॉर्म। तो रिटर्न कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न के साथ कोई एक्सप्रेशन दे सकते हैं। ठीक है? इसका एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया मैक्स नाम से, जो कि इंटीजर रिटर्न करेगा। यहाँ पर 2 पैरामीटर हम ले रहे हैं, num2 num1। इसका मतलब 2 डेटा ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, और डेटा कौन सा टाइप का रहेगा? कैरेक्टर नहीं रहेगा, फ्लोट नहीं रहेगा, इंट रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी इंटीजर बोल दिया। लेकिन हमने यहाँ इंटीजर बोला, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे इंटीजर लिखना जरूरी है। यहाँ इंटीजर बोलने का मतलब ये जो रिटर्न करेगा ना रिजल्ट, वो इंटीजर करेगा। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग कुछ और भी मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें यहाँ इंटीजर का जरूरत था, तो लिहाजा हमने इंटीजर मंगा लिया यहाँ पर 2। ठीक है? अब 2 नंबर जो आएगा, हमने क्या किया यहाँ पर 2 नंबर, आप देखिए ये जो वेरिएबल है ना 2, तो ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल है। हमने क्या किया यहाँ पर, रिजल्ट आराम से बना, हमने बोला int 1 अगर int 2 से बड़ा है तो int 1 को प्रिंट करो, अदरवाइज int 2 को प्रिंट करो, और रिजल्ट में रिजल्ट को रिटर्न कर दिया। यानी अगर बड़ा है तो ये रिजल्ट में जाएगा, छोटा है तो ये रिजल्ट में जाएगा, और रिजल्ट को आखिर में प्रिंट करवा दिया। की पॉइंट, अ फंक्शन कैन हैव मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट ईच कंटेनिंग डिफरेंट एक्सप्रेशन। एक फंक्शन में मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट भी हो सकता है। ठीक है? बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा रिटर्न मल्टीपल नहीं होता, एक ही होता है, लेकिन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट हो सकता है अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ। अब आप देखिए प्रॉपर एग्जांपल, जो अब तक हमने फंक्शंस के बारे में डिटेल में समझा, उसका एक प्रॉपर एग्जांपल देख लीजिए।
कैसे? ये एक ऐसा फंक्शन बनाया, फंक्शन दैट रिटर्न द मैक्सिमम ऑफ टू नंबर, यानी एक ऐसा फंक्शन है जो मैक्सिमम रिटर्न करेगा दो नंबर में से। ठीक है, फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, दो नंबर में से मैक्सिमम कौन सा बड़ा कौन सा है। फंक्शन पूरा का पूरा इस तरीके से बनता है। क्या बनाया, देखिए इंट बनाया, यानी फंक्शन का रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम मैक्स। फंक्शन में कितना पैरामीटर है, दो। ऑफकोर्स पैरामीटर ऑप्शनल है, मैं चाहता तो छोड़ भी सकता था, बट मुझे देना है, क्योंकि ऑफकोर्स जैसे मैंने बताया कि यूजर डिफाइंड फंक्शन जब आप बनाएंगे तो ऑफकोर्स आपको जरूरत पड़ेगा डेटा का, तभी तो आप बनाएंगे। तो यहाँ हमने दो पैरामीटर लिया, num1 num2। num1 num2 क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा और हमारा लोकल वेरिएबल रहेगा जो सिर्फ इस फंक्शन के कॉल होने पर ही क्रिएट होगा। ठीक है, तो num1 num2। अब हमने क्या किया, लोकल वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर किया, यानी इंट नाम का रिजल्ट डिक्लेयर किया। बेसिकली ये तो एक तरफ से देखिए तो वेरिएबल भी नहीं है ना, एक तरफ से ये तो बस एक आप बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट का नाम है या पैरामीटर का नाम है। ये एक्चुअल में लोकल वेरिएबल होगा क्योंकि फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये हमने एक इंट लिया वेरिएबल का नाम और यहाँ पर हमने एक रिजल्ट डाल दिया। ठीक है, क्योंकि ये तो ऑप्शनल था ना, तो ये हो गया एक लोकल वेरिएबल हमारा। तो रिजल्ट एक लोकल वेरिएबल है, हमने रिजल्ट बनाया। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो num1 num2 वैल्यू आ रहा है ना, हमने क्या किया, हमने बोला कि अगर num1 num2 से बड़ा है तो रिजल्ट में num1 को डाल दीजिए, यानी रिजल्ट अपडेट हो गया। अगर ये नहीं है तो num2 को रिजल्ट में डाल दीजिए, यानी दोनों सूरत में ही रिजल्ट अपडेट हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो मेन कैलकुलेशन का रिजल्ट है वो रिजल्ट नंबर का वेरिएबल, रिजल्ट नाम का वेरिएबल में जा रहा है। और एंड में क्या कर रहे हैं हम लोग, रिटर्न क्या कर रहे हैं, रिजल्ट कर रहे हैं। और रिटर्न का टाइप ऑलरेडी हमने बताया हुआ है, इंट है, इसीलिए रिजल्ट का टाइप भी इंट है और इसीलिए नंबर का टाइप भी इंट है। ठीक है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। ये हमने फंक्शन को पूरा रेडी कर दिया। अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो आप देखिए एग्जाम्पल यूजेज, इस्तेमाल करने का तरीका हमने बता दिया। मान लीजिए ये आपके एक फाइल में लिखा हुआ है, मतलब आपने एक फाइल में लिख के ये फंक्शन रख दिया और इसको आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो दूसरे फाइल में सबसे पहले आप इंक्लूड लिखेंगे इस तरीके से और फंक्शन का फाइल का नाम लिखेंगे। जैसे वो फंक्शन का फाइल का नाम जो भी है हेडर फाइल लिख लिए। अब आप कैसे करके फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे इंट मैक्स, इंट नंबर 1 इंट नंबर 2, यानी ये फंक्शन का पूरा जो हमारा ये था ना, ये फंक्शन का टाइप था, ये फंक्शन का नाम था और ये पैरामीटर था। उसके बाद हमारा फंक्शन आया, यानी मेन फंक्शन आया, एग्जैक्ट जो हमारा मेन फंक्शन होता है, ये इतना लंबा। उसके बाद हमने क्या किया, एक लोकल वेरिएबल बनाया मेन फंक्शन में, ए और बी नाम से। ए में 100 रखा, बी में 200 रखा। ठीक है, और इसके बाद हमने RET रखा, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। तीन वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, ये इस्तेमाल करने का तरीका बता रहे हैं हम। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो फंक्शन अब बना हुआ था ना, हमने यहाँ पर हेडर फाइल से ऐड किया। अब हमने इसको कॉल किया। कैसे कॉल किया, नाम लिखा मैक्स और ऑफ कोर्स ये कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, तो हमने स्टोर करवा दिया RET में। ठीक है, परफेक्ट हो गया। और इसके अंदर दो पैरामीटर भेजना था हमें, क्योंकि यहाँ पर दो पैरामीटर ये लेगा, तो हमने दो आर्ग्यूमेंट भेज दिए यहाँ पर, ए और बी। ए और बी का क्या था वैल्यू, 100 एंड 200। तो 100 200 यहाँ पर जाएगा मैक्स के अंदर। जैसे ही ये मैक्स के अंदर जाएगा यहाँ पर, तो 100 यहाँ आ जाएगा, 200 यहाँ पर आ जाएगा, 100 यहाँ 200 यहाँ। तो जब चेक होगा तो 200 बड़ा है, तो ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, ये वाला ब्लॉक चलेगा। मतलब num2 इंट के अंदर यानी रिजल्ट के अंदर चला जाएगा और रिजल्ट यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो रेट में रिटर्न मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा 200, क्योंकि num2 में 200 था। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू रेट कितना है, तो आप देखिए मैक्सिमम वैल्यू 200 मिलेगा। तो ये कंप्लीट फ्लो था फंक्शन का कि किस तरीके से फंक्शन काम करता है। और फंक्शन प्रोटोटाइप किसको बोलते हैं, फॉर द अबव डिफाइंड फंक्शन मैक्स द फंक्शन डिक्लेयर एज फॉलोज। ये है प्रोटोटाइप फंक्शन का। ठीक हो गया, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इंट मैक्स। और ये ठीक है, ये पैरामीटर नेम आर नॉट इंपॉर्टेंट इन फंक्शन डिक्लेरेशन, ओनली द टाइप इज रिक्वायर्ड। पैरामीटर का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका टाइप जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कंप्लीट फ्लो था कि किस तरीके से फंक्शन काम करता है, कैसे फंक्शन बनता है, कैसे उसका बॉडी है, पूरा का पूरा इस्तेमाल करने से लेकर डिक्लेयर करने तक हमने डिटेल से समझा। ठीक है, समरी हमने डेफिनेशन समझा, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। आप देखिए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट ही है ना, यहाँ पर कितना कुछ यहाँ पर है, साथ में काम कर रहा है मिलके। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखा फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, मेन कॉल्स फंक्शन अनदर फंक्शन, यानी मेन फंक्शन अनदर फंक्शन को कॉल करता है। आप देखिए ये मेन फंक्शन है ना सी का, हमने यहाँ पर अपना फंक्शन कॉल किया कि नहीं किया। जैसे ही मेन इस लाइन पे पहुंचा तो जो कंट्रोल था एग्जीक्यूशन का वो नीचे नहीं गया, वो इस फंक्शन में चला गया। ये फंक्शन कहाँ था, यहाँ था, वो यहाँ पर पूरा चला। जैसे इसने रिटर्न किया टाइप को, तो उसका रिटर्न कहाँ मिला, रेट में मिला। द मोमेंट इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ और रिटर्न स्टेटमेंट दे दिया ना, रेट के अंदर वैल्यू आया, अब जाके दोबारा से कंट्रोल मेन के पास आया और अब मेन नीचे से एग्जीक्यूट होने लगा, तब जाके मेन ने इसको प्रिंट किया जो आपको स्क्रीन में दिखा। यही चीज है प्रोटोटाइप। क्या है, डिक्लेयर फंक्शन बिफोर यूज, यानी पहले फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, यानी इस तरीके से फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया पूरा इस्तेमाल करने से पहले, इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप। ठीक है, तो हमने ये भी समझ लिया फंक्शंस आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉड्यूलर स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने डिटेल में फंक्शन को समझा ना, आई होप आपको फंक्शन का हर एस्पेक्ट समझ में आ गया होगा। रिकर्जन क्या, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, एडवांस टॉपिक है ये। फंक्शन डेफिनेशन, कॉलिंग, इनिशियलाइजेशन, सब कुछ हमने समझ लिया। ठीक है, आगे आप वेट करेंगे कुछ दिन में ही या कुछ टाइम में ही हमारा प्रैक्टिकल सी प्रोग्रामिंग में भी फंक्शन का पार्ट आने ही वाला है। वहां पर तो और भी तगड़ा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन को, कॉन्सेप्ट वाइज फंक्शन से रिलेटेड जो भी चीज था मैंने वो सब पढ़ाया ना, आई होप आपको सब समझ में आया। और अगर आपको वीडियो समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।